Good morning, everybody. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Morning, sir. मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी सबको। Morning, sir. गुड मॉर्निंग भैया सभी को। गुड मॉर्निंग। आज की आपकी एक और क्लास है फिजिक्स के ऊपर। अपना जो मतलब क्या बोलते हैं जीके के अंदर जो पोर्शन है आपका साइंस वाला, तो सर आगे हैं वो क्लास आपकी चालू करेंगे। और आप लोग को एक अटेंडेंस का लिंक दिया, वो सभी लोग अटेंडेंस जरूर देते हैं ना। सर टाइम टेबल भी जरूर भेजिए सर। क्या बोल रहे हैं? टाइम टेबल दीजिए, टाइम टेबल सर, मालूम पड़ेगा ना टाइम कौन टेबल? क्या प्रैक्टिस। टाइम टेबल में अभी क्या थोड़ा सा मिसमैच ये हो रहा है कि जो पढ़ाने वाले आ रहे हैं ना, मैं भेज देता हूँ वैसे टेंटेटिव तो, लेकिन वो क्या चेंज हो रहे हैं वैसे बंदे। ठीक है, अभी आपकी फिजिक्स पे क्लास है, मैं शेयर करता हूँ जो भी टेंटेटिव है। गुड मॉर्निंग। तो कल के कंटिन्यूएशन में आज हमारा फिजिक्स का दूसरा क्लास है यहाँ पर। तो आज के जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कूलम्स लॉ स्क्रीन पर? हाँ सर, दिखाई दे रहा है। हाँ जी। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड है। सबसे पहले चार्ज समझते हैं, चार्ज क्या होता है। चार्ज के बारे में कुछ आइडिया, थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे, अपने बातचीत भी करते रहेंगे सो दैट कि अपने इसमें कुछ कर पाए। नोटबुक और पेन रखिएगा, हो सकता है एक आध न्यूमेरिकल बीच में रहे तो कुछ सम्स वगैरह भी अपने सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि चार्ज क्या होता है, कुछ आइडिया है? हेलो, सपोज क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज चार्ज। ये तो घर में भी बच्चे अपने से पूछ सकते हैं व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज मास। मास तो कल अपने देखा था, मास इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्शिया, इनर्शिया वन शॉर्ट ऑफ लेजीनेस है। तो ऐसे चार्ज क्या होता है? चार्ज एक्चुअली एक तरह से ये भी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफ द मैटर। मैटर की एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसके साथ ही ये एसोसिएटेड होती है किसी मैटर के साथ, बाय विच दे एग्जिबिट। एग्जिबिट का मतलब शो करते हैं वेरियस या न्यूमरस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना इन नेचर। फिर से मैं बोलता हूं, चार्ज किसी भी मैटर के साथ एसोसिएटेड प्रॉपर्टी है जिसके कारण, जिसके चलते वो मैटर बहुत सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेनोमेना शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, अब नेचर में दो तरह के ही चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। मास एक ही तरह का होता है, मास में कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, लेकिन चार्ज दो तरह के हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो सब, हाँ, तो एटॉमिक लेवल पर अगर देखने जाए तो एटॉमिक लेवल पर अपना जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, न्यूक्लियस में कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जिसमें न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना चार्ज होता है पॉजिटिव का? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उस इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज होता है, बस वो बट वो माइनस नेचर का होता है, नेगेटिव नेचर का होता है, या ऐसे बोलते हैं प्रोटॉन के ऑपोजिट नेचर का होता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। प्रोटॉन वाले चार्ज को हम +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम लिखते हैं। बस ये बेसिक चीजें हैं चार्ज से रिलेटेड। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर कोई बॉडी चार्ज है। अच्छा, चार्ज होने का क्या मतलब है? नॉर्मली अगर एटॉमिक लेवल पर देखा जाए तो एटम जो है वो न्यूट्रल होता है। एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है।
जितना पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज टोटल ऑर्बिट्स में होता है। तो ओवरऑल एटम इज अ न्यूट्रल एंटिटी, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, एटम के आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एटम लूज कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है, लूज कर देता है या शेयर कर लेता है किसी के साथ, ठीक है। तो ऐसे इस केस में एटम बिकम आयन, एटम क्या होता है, आयन बन जाता है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो जिसके कारण वो क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कोई एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, एक स्फीयर, एक समझ लो आप सोडियम का एक छोटा सा लंप है, टुकड़ा है आपके पास। उसमें अगर सभी सोडियम एटम कितना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो जो टुकड़ा होगा उसमें पॉजिटिव, वो जो टुकड़ा बचेगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज लंप ऑफ द सोडियम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो ध्यान रहे, इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से कोई बॉडी चार्ज या अनचार्ज होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आ जाएगा तो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को छोड़ के चला जाएगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। ध्यान रहे, प्रोटॉन कभी भी किसी बॉडी को चार्ज करने में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के ही आदान प्रदान से बॉडीज चार्ज और अनचार्ज होती हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब बात करेंगे, हमें मिल गया दो बॉडीज हैं जो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है, एक दूसरा चार्ज Q2 है। यहाँ पर आप देख लीजिए फिगर में, इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस है। ध्यान रहे, बॉडीज के बीच में जब हम डिस्टेंस बोलते हैं तो वो डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस r है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ कहता क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of their magnitudes and inversely proportional to square of the distance between their centers। word आया centers, ठीक है। this force will be repulsive और attractive। अच्छा, जैसे चार्ज का नेचर है कि दो तरह के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, तो ऐसे केस में जो फोर्स होगा वो कैसा आवाज होगा? बराबर नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रहा है बराबर? आ रहा है सर, बराबर आ रहा है। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। ओके ओके, तो जरा आप अपना नेट एक बार चेक कर लेंगे प्लीज, अगर नहीं आ रहा है तो। बाकी मेरे एंड पर तो आई थिंक क्लियर है एवरीथिंग, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम लोग, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे, तो ऐसे केस में आपका जो फोर्स होगा, एक दूसरे पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव इन नेचर होगा। कैसा होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। जबकि ऑन अदर हैंड अगर वो दोनों चार्जेस ऑपोजिट इन नेचर होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या पहला पॉजिटिव पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, तो ऐसे केस में जो फोर्सेस होंगे वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। बस यही बात आपको समझनी है। तो कई बार इन शॉर्ट बोलते हैं लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। तो यहां पर कुछ बातें हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 के फॉर्म में पॉइंट्स हैं। इसको आप जल्दी से एक बार देख लें, आपके सामने स्क्रीन पर है। द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, ये जो फोर्स है कैसा फोर्स है? ये फील्ड फोर्स है, ठीक है। Fe exerted by one point charge on another acts along the line between the charges। मतलब वो स्ट्रेट लाइन में एक्ट करता है, ऐसा नहीं कि वो घुमा फिरा के फोर्स एक्ट होगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ओके, इट varies inversely as square of the distance separating the charges and is proportional to product of the charges। ये बेसिक डेफिनेशन में आ ही चुका है। थर्ड पॉइंट है, the force is repulsive if the charges have same sign and attractive if the charges has opposite sign। ये पहले भी एक्सप्लेन अपने कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट है जो मैथमेटिकल इक्वेशन है कूलम्स लॉ की, उसको अपने देखेंगे यहाँ पर। वो है Fe, जो फोर्स है इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? K मॉड में Q1 इंटू Q2। मॉड में क्यों? अब यहां पर जो फोर्स है हम केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड में कंसर्न है, डायरेक्शन हम समझ लेंगे, ठीक है। K मॉड ऑफ Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए जरा फॉर्मूला।
अब आगे Q1 और Q2 भी आप मैग्नीट्यूड ही लेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे उसमें। अगर नेगेटिव चार्ज है तो भी उसका मैग्नीट्यूड ही आप कंसीडर करेंगे, ठीक है। द वैल्यू ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट K इन कूलम्स लॉ इन SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट में K की वैल्यू है 8.98755 एंड सो ऑन इनटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। लेकिन ध्यान रहे 8.98 ये जो वैल्यू है लोग इसको कंप्रेस करके 9 इंटू 10⁹ लिखते हैं। कितना लिखते हैं? ठीक है, 9 इंटू 10⁹, ठीक है। 8.98 जो है उसको रिप्लेस कर देते हैं 9 से, ठीक है। तो 9 के की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखिएगा इसको। सर इधर है जो नेक्स्ट में लिखा है ना सर, हाँ जी, सी स्क्वायर लिखा हुआ है 8.988 into 10 to the power 9 n minus m square by c square, but it हाँ सॉरी, ये सी स्क्वायर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप देखिए, अगर सीधे से अगर अपने के की वैल्यू निकालते हैं फॉर्मूले में, देखिए Fe इज इक्वल टू के मॉड Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर हम Fe इंटू आर स्क्वायर करेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया, और Q1 Q2 है डिवाइड बाई कूलम स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है, बिल्कुल सही बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। गुड ऑब्जर्वेशन प्लीज, हाँ थैंक यू। ऊपर वाला सी नहीं है, सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या होती है? k को हम फर्दर कैसे एक्सपेंड करेंगे? k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 तो पता ही है, पाई की वैल्यू वही अपनी 22/7 या 3.14, और एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। हाँ जी सर, वो हाँ। न्यूटन मीटर पर कूलम भी होगा, कूलम स्क्वायर गलत है। क्या कूलम स्क्वायर गलत है? k equals to 9.9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, नॉट कूलम स्क्वायर। नहीं भैया, आप देखो एक बार, कैसे कूलम होगा? कूलम स्क्वायर होगा। आप देखिए ना, Q1 Q2 आया है फॉर्मूले में, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूं। आप सिंपल ऐसे करिए, k की वैल्यू इसमें क्या होगी, इस फॉर्मूले को आप देखिए, इस हाईलाइट पोर्शन दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, 1 नंबर वाला फॉर्मूला। भैया 1 नंबर का फॉर्मूला आपको दिख रहा है? इसमें हम लोग k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? k इज इक्वल टू Fe इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड Q1 Q2 आ जाएगा, बराबर। तो अच्छा, Fe का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। आर स्क्वायर का यूनिट क्या होगा? मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई Q1 इंटू Q2 है, तो Q1 की यूनिट क्या होगी? कूलम, और दूसरे Q2 की यूनिट क्या होगी? उसकी भी कूलम होगी, तो कूलम स्क्वायर आएगा, ठीक है। एक बार जरा कंफर्म करें। हाँ सर, से ठीक है, ठीक है, हाँ सर, कूलम स्क्वायर ही आएगा। कूलम स्क्वायर, ठीक है सर। हाँ जी, ओके, थैंक यू, ठीक है। तो उसके बाद हम यहां पर आ जाते हैं, एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझते हैं। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है, आप नीचे देख सकते हैं, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जरा देखिएगा, नीचे लिखा है 8.854 लिखा है, 8.854। आप 8.85 ही याद रखिए, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये जरा इंपॉर्टेंट है, -12। अच्छा, यूनिट क्या बनेगी? कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। जरा इसको आप जरा एक बार टैली कर लें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अभी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या बनेगी? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके साथ आप देख सकते हैं कि जो k की वैल्यू थी 9 इंटू 10⁻⁹, और k की जगह पर हम k को रिप्लेस कर सकते हैं। किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। किससे रिप्लेस करना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। तो आप समझ सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू टोटल कितनी हो गई?
ये होगी 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। यूनिट्स कई इसमें यहाँ पर भी थोड़ा यूनिट ये गलत ये लिखा हुआ है, देखिए मैंने हाईलाइट किया है, ये कूलम स्क्वायर ही आएगा, कहीं पर कूलम है तो कूलम नहीं माना जाएगा, कूलम स्क्वायर रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है फॉर्मूले में अब कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम फोर्स का समझ गए हैं, बराबर। ध्यान रहे ये फोर्स का जो फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ने कैलकुलेट किया है। क्या कैलकुलेट किया है? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, ठीक है। आगे चलें। Yes, sir. कुछ बातें हैं रिगार्डिंग कूलम्स लॉ, फॉलोइंग पॉइंट्स आर वर्थ नोटिंग। अभी जरा 1 2 3 4 पॉइंट तक आप पढ़ लें, फिर मैं आगे बात करता हूं। 4 पॉइंट तक प्लीज, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 समझ के जरा पढ़िएगा। आई होप पढ़ लिया होगा आपने। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 या कोई डाउट है, कोई डिस्कस करना है तो एक बार बताएं प्लीज। बताइए या आगे चलें, एक बार किसी को बोलना पड़ेगा। Point number 1 है, हाँ जी, Coulomb's law describe the interaction of 2 point charges. हाँ बिल्कुल सही बात है, रिपल्सन भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। इंटरेक्शन, इसमें लिखा इंटरेक्शन, इंटरेक्शन में दोनों चीजें हैं। इंटरेक्ट करने का मतलब होता है वो या तो देखिए इंटरेक्ट जब हम करते हैं तो इसका नॉर्मल मीनिंग है, चाहे वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। दोनों केस में इंटरेक्शन माना जाएगा। हाँ जी, दूसरा पॉइंट है व्हेन टू चार्जेस एक्सर्ट फोर्सेस साइमल्टेनियसली ऑन थर्ड चार्ज। ये बड़ी मजेदार है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब एक मान लो 3 चार्जेस हैं तो 2 मिलके तीसरे पर जो फोर्स लगाएंगे ना, वो उस तीसरे पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो बाकी वो जो फोर्सेस इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उसका वेक्टर सम होगा। ये ध्यान रखिएगा, उसका क्या होगा? वेक्टर सम। तो इसीलिए 2 या मान लीजिए स्पेस में n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितने हैं? n नंबर ऑफ चार्जेस, n नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो उसमें से मान लीजिए सभी मिलके किसी एक उनमें से ही किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, किसी एक चार्ज पर फोर्स लगा रहे हैं, तो सभी फोर्सेस आपको पता है स्ट्रेट लाइन में लगेगा, इधर रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा, लगेगा स्ट्रेट लाइन में ही 2 चार्जेस के बीच में। तो जो टोटल फोर्स होगा किसी एक चार्ज पर वो कैसे दिया जाएगा? बाय द
वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। ध्यान रहे वेक्टोरियली आपको ऐड करना है, वो सिंपल मैग्नीट्यूड एडिशन नहीं होगा, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो होगा। ठीक है, अगला जो पॉइंट है थर्ड वाला, द इलेक्ट्रिक फोर्स इज एन एक्शन रिएक्शन पेयर। यहां पर भी मजेदार बात है, मैंने कल भी आपसे बात किया था कि फोर्स कभी भी सिंगल फोर्स एग्जिस्ट नेचर में करता ही नहीं है, हमेशा फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन के पेयर में ही होता है। ठीक है, हमेशा पेयर में ही होता है। तो यहां पर भी दो चार्जेस हैं, एक चार्ज अगर दूसरे पर फोर्स लगा रहा है तो नेचुरल सी बात है दूसरा चार्ज पहले वाले पर भी फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा सेम अमाउंट का, बट डायरेक्शन दोनों का उल्टा होगा, ऑपोजिट होगा। ये बस ध्यान रखिएगा, नेचर में हमेशा फोर्स पेयर में होगा, सिंगल फोर्स डजंट एग्जिस्ट इन द नेचर। ठीक है, तो उसके बाद फोर्थ पर आ जाते हैं, चौथा पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव का सबसे सिंपल मतलब आपको बता दूं कि ये फोर्सेस जो होते हैं ये किसी एक साइकिल में, किसी एक पूरे साइकिल में, ठीक है, वो अगर आप जैसे मान लीजिए एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं आपको, पहले इसको पढ़ते हैं फिर मैं आपको अलग से एग्जांपल देता हूं। इन एन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, अच्छा कल हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं वो कैसे हैं, ये कांटेक्ट फोर्स नहीं है, इसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट होता नहीं, ये फील्ड फोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फील्ड फोर्स कहलाते हैं। तो कंजर्वेटिव की डेफिनेशन क्या है कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की? वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज्ड बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर कंजर्वेटिव फोर्स पहचानोगे आप कैसे कि अगर उस फोर्स के चलते किसी एक चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह आपने मूव कराया, और तो जो वर्क डन हुआ वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पर। ये जरा मैं आपको अलग से समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपको एक एग्जांपल ले रहा हूं, मान लीजिए आपको वडोदरा से अहमदाबाद आना है, ठीक है, तो आप एक चार्ज है, मान लीजिए अहमदाबाद से वडोदरा आपको लाया जा रहा है। अब एक तो तरीका है कि आपको सीधे स्ट्रेट लाइन पर आपको अहमदाबाद से वडोदरा से अहमदाबाद लाया जाए, उसमें मान लीजिए आपके जो चार्जेस हैं, जो आपको टिकट पे करना पड़ेगा, वो मान लीजिए 100 रुपीज का है। ठीक है, एक बात होगी। अब दूसरा रूट है कि वाया गोधरा और उल्टा बहुत लंबा घूम के और फिर पता चला लाके अहमदाबाद छोड़ा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, पाथ चेंज हो गया। अगर पाथ चेंज हो गया और फिर भी आपने पूछा भाई कितने पैसे हुए, तो उसने कहा 100 रुपए, तो आप थोड़ा स्टनिंग हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, भाई अरे ये तो 100 रुपए ही बोल रहा है, चमक जाएंगे इसमें, भाई अरे 100 रुपए ही बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंट था वो केवल और केवल किस बात पर डिपेंड कर रहा था? डेस्टिनेशन और सोर्स पर, कहां से चले थे कहां तक जाएंगे, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आप क्या बोलेंगे कि भाई आपकी सर्विस तो बड़ी कंजर्वेटिव सर्विस। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के चलते या कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जो वर्क डन होता है, ठीक है, मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, वो केवल और केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, ना कि पाथ फॉलो। पाथ लंबा हो सकता है, पाथ दूसरा भी हो सकता है, दूसरा तीसरा चौथा, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, लेकिन it doesn't depend on path, it only depend on source and destination. ठीक है, it doesn't depend upon the path chosen. For conservative force field only potential and potential energies are defined. ध्यान रहे, केवल और जो पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी केवल कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड्स के लिए डिफाइंड है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन के कारण
ये फ्रिक्शन कभी भी कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ये पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है, अलग अलग पाथ पर अलग अलग फ्रिक्शन होगा, ठीक है। चलिए, तो मैंने थोड़ा, अगला पॉइंट हमारा है यहाँ पर, कूलम्स लॉ एज वी हैव स्टेटेड अबव कैन बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम। ओके, पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम, ठीक है। हमने यहाँ पर डिफाइन किया था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं वैक्यूम में, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यूज किया था। एप्सिलॉन नॉट क्या था? परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम था, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं को हम किसी मीडियम में रखते हैं, ध्यान रखिएगा, किसी मीडियम में 2 चार्जेस को किसी मीडियम में रखते हैं, जैसे 2 चार्जेस को हमने पानी में रख दिया, और तो पानी में तो भी फोर्स एक्ट होगा, लेकिन वो फोर्स का अमाउंट बदल जाएगा, फोर्स की मात्रा बदल जाएगी। If some dielectric, मतलब insulator is present in space between the charges, the net force acting on each charge is altered. Altered का मतलब change हो जाएगा, because charges are induced in molecules on intervening medium. तो उसमें due to induction of charges, जो आपका force है in between the charges वो change हो जाएगा। कैसे change होगा वो जरा देख लीजिए। जो नया force है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली बताऊंगा, नीचे आ जाइए, नीचे वाले इक्वेशन में नया फोर्स है वैक्यूम में, तो आपको पता चल गया Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर रहेगा। लेकिन मीडियम में ये फोर्स Fe डैश कितना होगा? Fe डिवाइडेड बाय K, और K क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। K क्या कहलाता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये अब नया Fe डैश क्या हो जाएगा? Fe की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई R स्क्वायर, और डिवीजन में K आ जाएगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट को हम एप्सिलॉन बोलते हैं, अगले उसमें देखिएगा, K इंटू एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन बोलते हैं, और एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो जरा एक बार ये फॉर्मूला आप रिव्यू कर लें। ठीक है जी, आगे चलें, इसमें कोई डाउट है? K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, 1 से ज्यादा होगी। K क्या कहलाता है? परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो इस तरह से Fe डैश जो है वो 1/K टाइम्स हो जाएगा Fe का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर। एक बार जरा कंफर्म करें प्लीज। आगे चलें, प्लीज बताइए। अब यहां पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, लेट्स ट्राई करके, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप इसको बाद में ट्राई कर लीजिएगा शेयर करा के सर से, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। हमने पीछे देखा चार्ज क्या होता है, बिल्कुल सही है। अब चार्ज के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें थोड़ा सा थियरी है, इसको जरा फॉलो करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मान लीजिए एक रॉड लिया आपने, क्या लिया? रॉड, सिलिंड्रिकल रॉड है। रॉड का जो रॉड के पास 2 एरिया होगा, एक तो उसका कौन सा? लैटरल एरिया, जिसको आप उसके कैसे लिखते हैं? लैटरल का मतलब समझ गए ना, सिलिंड्रिकल वाला एरिया। और दूसरा है उसके परपेंडिकुलर, जो रॉड को कट करते हैं ना, क्रॉस सेक्शन वाला, जिसको पाई आर स्क्वायर, जिसका एरिया आप लिखते हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है, जहां पर एज पर कट किया जाता है वो वाला एरिया। तो एक छोटा सा एरिया आप वहां पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सोचें, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल, अब उस क्रॉस सेक्शन एरिया के नॉर्मल क्या होगा? अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड, अलोंग द एक्सिस ऑफ द रॉड, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू द दैट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। इमेजिन अ स्मॉल एरिया हेल्ड नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस may flow forward and
बैकवर्ड अक्रॉस दिस एरिया। अब आपको पता है कि वो जो कोई भी आपने एरिया चूज किया है, ठीक है, उस एरिया के अक्रॉस चार्जेस का मूवमेंट चालू रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस उस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्रॉस करते रहेंगे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, एंड तो चीजें होती रहेंगी, ठीक है। अच्छा, ये किसी भी एरिया के साथ वैलिड है, हाँ, विद इन द कंडक्टर, ठीक है। इन अ गिवन टाइम इंटरवल t, let q plus be the net amount of positive charge that flows in the forward direction across the area. Similarly, let q minus be the net amount of negative charge flowing across the area in forward direction, ठीक है भाई। q plus जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट से राइट गया, q माइनस नेगेटिव चार्ज जो लेफ्ट से राइट गया, दैट्स इट, हाँ। तो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो जाएगा फ्लोइंग थ्रू दैट डायरेक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कितना हो जाएगा, q इज इक्वल टू q प्लस माइनस q माइनस, क्यों माइनस, क्यों, क्योंकि भाई आपको अल्जेब्रिकली चार्ज को ऐड करना है, इसलिए नेट चार्ज फ्लोन थ्रू दैट एरिया इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा, q, और ये किसके बराबर होगा, q प्लस माइनस q माइनस, ठीक है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू t फॉर स्टेडी करंट एंड कोशेंट, एक रेशियो निकाला गया I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इतना मुझे डिटेल में इसलिए मैं थोड़ा बता रहा था कि हम नेट चार्ज I इज इक्वल टू करंट जो है वो बेसिक डेफिनेशन अगर आप किसी से पूछेंगे तो करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब वो चार्ज कौन सा है, नेट चार्ज होता है, नेट चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। फिर से मैं बोलता हूं, current through a cross section is defined as the net charge flown through that cross section area in unit time in perpendicular direction to the cross section area। थोड़ा सा वैसे अगर आप किसी को लेमैन को बता रहे हैं तो I is equal to Q by T, नेट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, इज द करंट, ठीक है। लेकिन थोड़ा डिटेल में इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा, तो I इज इक्वल टू बेसिक डेफिनेशन हो गई, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, नेट चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया डिवाइड बाई कितने टाइम में फ्लो हुआ, दैट टाइम इंटरवल, हाँ। तो Q बाई टी बिकम दैट करंट थ्रू द दैट क्रॉस सेक्शन। तो I इज इक्वल, यूनिट क्या बनेगी I की, Q की यूनिट क्या है, कूलम्ब, T की यूनिट क्या है, सेकेंड, तो I की यूनिट बनेगी कूलम्ब पर सेकेंड। कूलम्ब पर सेकेंड को हम एम्पियर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो करंट की यूनिट हो गई एम्पियर। अब यहां पर नीचे आप रीड कर सकते हैं, I इज डिफाइंड टू बी करंट अक्रॉस द एरिया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन इफ इट टर्न्स आउट टू बी नेगेटिव नंबर। अगर मान लीजिए जो Q प्लस और माइनस Q माइनस किया, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो नेगेटिव नंबर आया, तो इसका क्या मतलब है, इट इंप्लाइज द करंट इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन के हिसाब से अब ध्यान से देख लेंगे। करंट्स आर नॉट ऑलवेज स्टेडी एंड हेंस इन मोर जनरली, मतलब ये होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन से गिवन टाइम इंटरवल में हमेशा ऐसा नहीं कि बस वो लाइन बना के चार्जेस मूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कभी ज्यादा चार्ज फ्लो कर जाएंगे, किसी पर्टिकुलर छोटे से टाइम फ्रेम में ज्यादा हो जाएंगे, किसी और दूसरे टाइम फ्रेम में वो कम चार्ज फ्लो होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं, ठीक है, मेटलर्जिकली, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो बड़ा टाइम इंटरवल डेल्टा टी है उसमें हम क्या करते हैं, एक एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं कि भाई एवरेज करंट कितनी होगी, ठीक है, एवरेज करंट कितनी होगी, ठीक है। वी डिफाइन द करंट फ्लोज एज फॉलोज, लेट डेल्टा क्यू बी द नेट चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है, बिटवीन टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है। देन करंट एट टाइम टी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ रेशियो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इन द लिमिटिंग ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। तो बेस जो मोर जनरल डेफिनेशन हो गया, I करंट ब्रैकेट में डेल्टा टी, मतलब क्या हुआ, I विच इज द फंक्शन ऑफ टाइम,
current which is the function of time is equal to limit delta t tending towards 0 delta q by delta t, और मैथमेटिकली इतने को लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी को हम dq by dt से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dq by dt। इन SI यूनिट द करंट की जो यूनिट है वो एम्पियर है। तो मुझे लगता है आप करंट को अच्छे से समझ पाए होंगे। करंट पे कोई डाउट? बताएं जी। नहीं सर। Yes, sir. चलिए ओके। अगला टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ। इसमें जरा आप देख ले ओम्स लॉ क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से सर्किट में अगर कि कोई भी सर्किट है उसमें उसको हमने से बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, तो बैटरी इज वर्किंग लाइक अ सोर्स। सोर्स ऑफ क्या? सोर्स का मतलब होता है सोर्स ऑफ ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है बैटरी, ठीक है। और दैट पोटेंशियल डिफरेंस, उसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते जो चार्जेस होते हैं वो कंपेल होते हैं टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अनदर। बैटरी के एक एंड से दूसरे एंड तक जाते हैं, बीच में हमारी डिवाइसेस होती हैं, तो वो चार्जेस वो रादर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस डिवाइस से होके जाते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर कोई पूछे भाई बैटरी क्या चीज होती है, तो बैटरी इज अ डिवाइस विच मेंटेन्स द स्टेडी करंट इन द सर्किट। Battery is a device which maintains a steady current in the circuit. Steady का मतलब होता है एक जैसा, हाँ, एक जैसा करंट सर्किट में मेंटेन करता है, ठीक है, उसे बैटरी बोलते हैं। दूसरे टर्म्स में बोलते हैं बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। छोटे जो सेल्स होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग बेहतर समझते हैं इस चीज को। ओम्स लॉ की बात करते हैं। स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। ध्यान रहे ओम्स लॉ केवल कंडक्टिंग मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स के लिए वैलिड है, ठीक है। अदरवाइज ओम्स लॉ से बहुत सारे दूसरे जो डिवाइसेस हैं वो ओम्स लॉ से डिविएशन शो करते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छा है डिविएशन को भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो द स्टेडी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड्स, ठीक है। Steady current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference between its two ends। मतलब अगर कोई कंडक्टर है उसके दोनों एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया है, ठीक है, तो ये देखा गया कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसके होगा? द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। लेकिन शर्त एक रहेगी, व्हेन द फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन सेम। वो जो आपका कंडक्टर है उसका टेम्परेचर नहीं चेंज होना चाहिए, उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह वो रिमेन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इनटू द कंडक्टर इफ the physical condition and temperature of the conductor remain same। ये बेसिक डेफिनेशन हो गया ओम्स लॉ का। यहाँ पर आप ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में V इन्होंने x एक्सिस के अलॉन्ग लिया है, करंट को इन्होंने y एक्सिस के अलॉन्ग लिया है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट पॉजिटिव V, नेगेटिव V, पॉजिटिव I, नेगेटिव I को अपने कार्टेशियन सिस्टम को फॉलो करते हुए इन्होंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इन्होंने लिखा यहाँ पर कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या ऐसे बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको अगले उसमें इन्होंने एक रेशियो निकाला इसका V वर्सेस I का, V बाई I, और नाम लिया R। R का जो है वो कहलाता है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। R क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ध्यान रहे R जो है वो उस पर्टिकुलर चोजन कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये किस बात पर डिपेंड करेगा आगे देखेंगे, ठीक है। R is known as resistance of the conductor, a conductor which obey
ओम्स लॉ इज कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। ठीक है, बहुत सारे कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करेंगे या उससे थोड़ा डिविएशन शो करेंगे। ठीक है, उन्हें हम नॉन ओमिक कंडक्टर्स के नाम से जानेंगे। ठीक है, ग्राफ एक बार फिर से आप देख लीजिए। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट फिर से देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखा गया द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू देम। तो जो कंडक्टर्स होते हैं वो चार्ज की फ्लो का अपोज करते हैं जब चार्ज उनके अंदर से फ्लो होता है। ठीक है, अच्छा, फ्लो होना कंपल्शन है क्योंकि उसके अक्रॉस बैटरी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, बैटरी इज कंपेलिंग द चार्ज टू पास थ्रू, या उसको पुश मिलता है भाई अब जाओ आगे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस through them. This opposition arises due to the collision of moving charges with the vibrating atoms. ठीक है, this opposition arise, ये opposition आता क्यों है? due to the collision of moving charges. ठीक है, जो moving charge है उनके टक्कर से with the vibrating atoms etc. दूसरा, defect in the crystal lattice. ठीक है, जो क्रिस्टल है अपना कंडक्टर का, उसमें कोई डिफेक्ट हो उसके कारण इम्प्योरिटी इन द एटम। जो इम्प्योरिटी इन द एटम्स, मतलब इम्प्योरिटी इन द एटम्स क्या हुआ? मान लीजिए उसमें कॉपर और एल्यूमिनियम को आपने मिक्स किया हुआ है या दूसरे मेटलर्जिकली आपने दूसरे और मेटल्स उसमें मिक्स किए हुए हैं, तो ऐसे में स्मूथ फ्लो ऑफ द चार्ज पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, कंडक्टर्स इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए, ऐसे कंडक्टर्स को हम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, इसीलिए इनको रेजिस्टेंस, इनको हम रेजिस्टर बोलेंगे। और ये प्रॉपर्टी जो है अपोज करने की जो प्रॉपर्टीज को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। सिंबल ऐसे होगा, सिंबल आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज मेजर्ड बाय रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट टू द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। तो आर की वैल्यू अभी आपने ओम्स लॉ में देखा, V by I। SI यूनिट जो है आर की वो ओम है, वोल्ट पर एम्पियर है, जिसको ओम के नाम से सिंबल आप देख लीजिए। 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। ठीक है, अगला है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। अब मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस जो है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, कंडक्टर की किन किन प्रॉपर्टीज पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन इट्स, पहला है साइज, कंडक्टर का साइज क्या है, मतलब उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ओके, एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और दूसरा वो कंडक्टर जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ठीक है, लैटरल एरिया नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। ठीक है, और तीसरी बात, मटेरियल किससे मिलके बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। सपोज वो कॉपर का है, सपोज वो एल्यूमिनियम का है, या कोई दूसरे एलॉयज का है। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक है, कॉन्स्टेंटिन है, मतलब किस चीज का है। ठीक है, तो मटेरियल के टाइप पर डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द फिजिकल साइज दैट इज फिजिकल लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि R इज इक्वल टू फॉर्मूला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? L बाई A। लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो R इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटाया, एक कांस्टेंट से रिप्लेस किया, R इज इक्वल टू रो L बाई A हो गया। रो को हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं जिससे वो बना हुआ है। अच्छा, कॉपर
कि आप कितने भी कंडक्टर बना रहा हो, सभी कॉपर के बने हुए आइटम्स के लिए रो सेम होगा, मतलब रो डिपेंड्स ओनली ऑन द मटेरियल, ठीक है। उसके लिए सभी कॉपर का रो सेम होगा, सभी एल्यूमिनियम से बनी हुई चीजों का रो सेम होगा, ठीक है। बस लेकिन अब अनदर हैंड एल और ए पर डिपेंड फर्दर करेगा, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, लेंथ और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, ये आप ध्यान रखिएगा। Rho is called resistivity of the material of the conductor. Resistivity of material is numerically equal to resistance of a sample of unit length and unit cross section area at certain temperature. ये बताने की कोशिश करते हैं कि अगर L और A, R जैसे फॉर्मूला हमारा है R is equal to रो L by A, फॉर्मूला क्या है R is equal to रो L by A। तो ऐसे केस में आप देख सकते हैं कि अगर L की वैल्यू 1 हो जाए, 1 मीटर हो जाए, A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो R की वैल्यू रो हो जाएगी। तो मतलब हुआ कि रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ये ध्यान रखिएगा। रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी लो बट इज वेरी हाई फॉर इंसुलेटर्स। सर रेजिस्टिविटी ओम पर मीटर होगा कि ओम मीटर होगा? अब ये देख लीजिए जरा, बिल्कुल सही बात है। फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखते हैं, R इज इक्वल टू रो L बाई A है ना, तो R इंटू एरिया डिवाइडेड बाई लेंथ होगा। रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से, तो R इंटू A हो जाएगा डिवाइडेड बाई L हो जाएगा। तो R का यूनिट हुआ ओम, एरिया का यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई लेंथ का हुआ मीटर। तो जो मीटर स्क्वायर है 1 मीटर से कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ओम मीटर, बराबर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स बहुत कम होती है और बहुत हायर होती है इसकी वैल्यू इंसुलेटर्स के लिए। बीच में आता है सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर के लिए जो रेजिस्टिविटी होती है इन बिटवीन होती है, ठीक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। और उनके लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो इन बिटवीन होती है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, एलॉय का मतलब जो हम मिक्स करते हैं, ठीक है, मिश्र धातु बनाते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय जैसे नाइक्रोम है इज हाई बिकॉज ऑफ आयंस कॉन्स्टिट्यूटिंग द एलॉय हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड आर डिफरेंट साइज। तो जितने भी एलॉयज होंगे उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी हाई होगी, ठीक है। दे आर लोकेटेड, अच्छा और दूसरी चीज है, कॉम्पोजिशन सब बिगड़ जाएगा, कभी निकल मिलेगा, कभी आयरन मिलेगा और इस तरह से मैंगनीज मिलेगा, तो उसकी वजह से इनका रेजिस्टेंस काफी थोड़ा रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है, ठीक है। व्हेन अ करंट फ्लोज थ्रू नाइक्रोम वायर द इलेक्ट्रॉन फ्लो थ्रू नॉन यूनिफॉर्म मीडियम एंड रैंडम एंड कोलाइड विद द आयन फ्रीक्वेंटली, हेंस इट एक्सपीरियंस हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसी के कारण जो रेजिस्टिविटी हाई होती है नाइक्रोम की, मेटलर्जिकली ये डिफरेंट होता है और इसके कारण जो रेजिस्टेंस है ये हाई होती है नाइक्रोम। तो एक मोटा मोटा माइंड बना लीजिए, एलॉयज की रेजिस्टिविटी हाई होती है इन कंपैरिजन टू प्योर मेटल्स। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब एक ऑपोजिट है, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टेंस, और जी से डिनोट करते हैं, तो जी इज इक्वल टू 1/r, ये ध्यान रखिएगा। एसआई यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स,
ओम इनवर्स को हम कई बार मो से रिप्रेजेंट करते हैं, या सीमेंस इसकी यूनिट है। क्या है? सीमेंस। कंडक्टेंस की यूनिट क्या है? सीमेंस। ठीक है, आप लोग रिले वगैरह यूज करते होंगे सीमेंस के, क्यू सीरीज वगैरह। सर किसी कंडक्टर की लेंथ को डबल कर दिया जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है? रेजिस्टिविटी सर नेवर। आवाज इको हो रही है, आवाज बराबर नहीं आ रही है। हाँ ऐसा। अच्छा अब आ रही है, मैं थोड़ा और क्लोज आ गया। इन्होंने कहा कि कोई भी कंडक्टर आपने ले लिया, सपोज, अच्छा कंडक्टर आपने ले लिया, मान लीजिए कॉपर का ले लिया, ठीक है, अगर उसकी लेंथ आप खींच के डबल कर ठीक है। देते हैं, लेंथ डबल कर देते हैं, ये मानते हुए कि बाकी जो चीजें हैं वो रिमेन सेम है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, हाँ इन्होंने पूछा रेजिस्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा। आंसर है रेजिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मेटलर्जी, ठीक है, वो कॉपर ही रहेगा, लेंथ डबल करने से कॉपर ही रहेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब आगे देखते हैं कंडक्टिविटी। जैसे हमने कंडक्टेंस देखा, ऐसे दूसरा टर्म है कंडक्टिविटी। हमने रेजिस्टिविटी देखा था, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये सीमेंस यूनिट याद रखिएगा, सीमेंस इज द यूनिट फॉर कंडक्टेंस। हाँ तो सर ये रजिस्टिविटी की जो यूनिट है ओम मीटर, हाँ जैसे लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उस हिसाब से तो रजिस्टिविटी बढ़ती है, फिर वो फॉर्मूला के हिसाब से। नहीं, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टिविटी नहीं बढ़ेगी। आप देखिए R इज इक्वल टू रो L बाई ए, R रेजिस्टेंस है, रो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस बढ़ेगा नो डाउट, बिकॉज R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो विल बी कांस्टेंट, रो विल बी कांस्टेंट इफ द मटेरियल हैज बीन चोजन। ये मटेरियल टू मटेरियल, जैसे कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा, रो, ख्याल आ गया? हाँ जी बताएं। सर इसका फॉर्मूला जो दिया है वो ओम मीटर दिया है, तो मीटर में अगर वो मीटर की वैल्यू बढ़ती है तो उस हिसाब से तो बढ़ रहा है ना सर। अच्छा समझ गया, आपकी बात समझ गया। देखिए यूनिट अब ओम मीटर आया कैसे, आप सोचिए ना। ओम मीटर इसलिए आया, देखो डायमेंशंस देख के आप ये नहीं बता सकते कि फॉर्मूला क्या रहा होगा। फॉर्मूला इसमें फॉर्मूला क्या है कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अच्छा रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू ए डिवाइडेड बाई L। तो अब देखिए एरिया न्यूमरेटर में आ गया और लेंथ में क्या है, डिनोमिनेटर, तो एक L कैंसिल होके वो मीटर आपको दिख रहा है। ऐसे आप डायरेक्टली यूनिट देख के आप ये नहीं डिसाइड कर सकती क्वांटिटी क्या रही, क्वांटिटी तो आपकी एरिया है और क्वांटिटी आपकी लेंथ है। ख्याल आ गया? जी हाँ, तो वहां पर आपको फिर पीछे जाना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्वांटिटीज क्या है जिस पर ये डिपेंड कर रहा है। कोई और डाउट? चलिए आगे चलते हैं। कंडक्टिविटी की बात हम लोग कर रहे थे। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल है, इसको आप जरा ध्यान रखिएगा। तो SI यूनिट ऑफ द कंडक्टिविटी क्या होगी, पर ओम पर मीटर। आई मीन यहां पर देख लीजिए दोनों का इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम फिर इसकी दूसरी यूनिट क्या होगी, सीमेंस पर मीटर। हाँ तो ध्यान रखिएगा कंडक्टिविटी की यूनिट। यूनिट में थोड़ा ध्यान रखिएगा, यूनिट कई बार पूछते हैं लोग। चलिए आगे बात करें। ये जो कलर कोड है, रेजिस्टेंस का कलर कोड है, ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको आप देख सकते हैं। आप जो कार्बन रजिस्टर यूज करते हैं बहुत जगहों पर, एक कंपोनेंट होता है, उसमें कलर्स होते हैं, डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ठीक है। A color code is used to indicate the value of resistance and its percentage reliability or tolerance. The resistance has set of tolerance ring bands on different colors on it. तो देखिए यहाँ पर कलर्स हैं, रेड कलर है, एक दिखाया है यहाँ पर, पहला रेड है, दूसरा रेड है, तीसरा ऑरेंज है, चौथा गोल्ड है। तो ध्यान रखिएगा पहला जो है, पहला रेड कलर, इसमें कलर कोड का कुछ है, मतलब है, जैसे इसमें पहला कलर है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, वाइट, येलो, ग्रीन,
ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड। अब ये याद रखना कैसे है? ये तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ करके लोग बनाते हैं। तो बीबी रॉय का मतलब होता है बी से पहला बी ब्लैक है, दूसरा बी ब्राउन है, बीबी रॉय। आर रेड का रॉय है, ROY, और ओ है ऑरेंज का, वाई है येलो, तो बीबी रॉय हो गया। अच्छा पहला, अच्छा बीबी रॉय के अगेंस्ट नंबरिंग कैसे करेंगे? 0 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वेरी, ग्रेट का जी लिया, ब्रिटेन का बी लिया, वेरी का वी लिया, गुड ग्रे का गुड का ग्रे लिया, वाइट, तो यहाँ पर ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर वो कर दिए, ठीक है। गोल्ड के अगेंस्ट नंबर नहीं दिया इन्होंने, इसका 10 रेज़ टू पावर में दिया है। सिल्वर के अगेंस्ट भी 10 रेज़ पावर में दिया है, ठीक है। इस तरह से ये आपका नीचे लिखा है इन्होंने, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इस तरह से आप इसकी नंबरिंग समझ सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला जो है आपका जो रेजिस्टेंस दिखाया है, पहला स्ट्रिप है वो रेड का है, तो आप वैल्यू लिख दोगे 2, दूसरा भी 2 है तो 22 लिख दिया, तीसरा ऑरेंज है, तीसरा ऑरेंज है तो 10 रेज़ टू पावर में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा? 10 रेज़ पावर 3। तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 22 इंटू 10 रेज़ पावर 3, ओके। और गोल्ड है तो उसका टॉलरेंस कितना है? गोल्ड का 8% है, ठीक है। तो लिख देंगे कि ±8%। तो ये जो आपका रेड ऑरेंज गोल्ड का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 22 इंटू, हाँ जी 22 इंटू 10 रेज़ पावर 3 ओम ±8% टॉलरेंस, ठीक है जी। तो गोल्ड का 5% होता है। एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा 5% होता है, लेकिन अभी अलग अलग बुक्स ना अलग अलग इसमें करते हैं। मैंने भी 5% ही पढ़ा है, ठीक है सर। हाँ। ओके सर। और उसके बाद अदर टाइप ऑफ कलर कोड्स हैं, ये इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब एक जल्दी से बात कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल क्या होता है। जो सेल है उसका EMF वर्ड यूज होता है बार बार, ठीक है। द वर्क डन बाय नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज is called electromotive force E of the source. For source is in open circuit, the circuit terminal voltage is equal to EMF. ये बात ऐसे समझ सकते हैं, एक बैटरी आप जो है, बैटरी के अंदर दो पोर्शन होता है, एक तो वायर्ड कनेक्शन होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, और अंदर कुछ ना कुछ केमिकल होता है। केमिकल हो सकता है आपका कोई भी सॉल्ट हो सकता है, और कुछ भी हो सकता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड और मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और लेड हो सकता है, बहुत सारे कॉम्पोजिशन, मतलब कुल मिला के उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में जो फोर्सेस एराइज होते हैं वो नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होते हैं, और उनके कारण आयंस जो है वो मूव करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और वो फर्दर फिर आपका सेल का EMF बनाते हैं। दैट्स इट, इतना बस समझ लीजिए आप, ठीक है। Electromotive force of a source of current is not force. Actually EMF नाम जो है वो misleading है। Electromotive force of source of current is not force, but the work done in moving unit charge once round the circuit. ये उधर ध्यान रखिएगा। तो electromotive force क्या हुआ? Is the work done. Electromotive force is the work done in moving a unit charge once round the circuit. ठीक है, एक बार पूरे सर्किट में यूनिट चार्ज को घुमाने में जितना वर्क डन होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ द सोर्स, ठीक है। बस बाकी तो इसको, अच्छा ओपन सर्किट कंडीशन में, जब आपकी सर्किट ओपन है, ओपन सर्किट कंडीशन का मतलब यू आर नॉट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सोर्स, तो उस कंडीशन में जो मैक्सिमम अवेलेबल टर्मिनल वोल्टेज है वही कहलाएगा आपका EMF द सोर्स, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? जब आप करंट ड्रॉ कर रहे हो तो फ्रॉम द सोर्स, ठीक है, तो जो टर्मिनल पर वोल्टेज अवेलेबल होता है उसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। इक्वेशंस वगैरह आपको सबको पता है। EMF E is equal to V minus I into small r. I क्या है? करंट इन द सर्किट। स्मॉल r क्या है?
रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ई क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। फिर से फॉर्मूला बोलता हूं, टर्मिनल वोल्टेज V इज इक्वल टू E, दैट इज EMF माइनस I करंट इनटू स्मॉल r। स्मॉल r क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल और बैटरी। ये यहां पर इन्होंने दिखाया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है। ये जरा जल्दी से आप पढ़ लें, ये वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड पोर्शन है, प्लीज एक बार जल्दी से पढ़ लें। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है? हाँ जी बताएं। भाई बताएं इसमें कहीं कुछ डाउट है तो, अदरवाइज आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखा है, नीचे आप देख सकते हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, इसको जरा एक बार फॉलो कर लें, अगर इसमें कुछ दिक्कत है तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। जब तक आप इसको देख रहे हैं मैं एक ही मिनट में वापस आता हूं प्लीज। ले लेते हैं। हाँ जी, एक बार फिर से बताइए, इसमें कोई डाउट है?
बताएं प्लीज। ये बैटरी का इंटरनल जो रेजिस्टेंस है उसकी कुछ लिमिटेशन है, इतना होना चाहिए? देखिए वैसे ये लिमिटेशन नहीं है, आपकी यूज पर डिपेंड करता है। एक्चुअली जब आप बैटरी को यूज कर रहे होते हैं तो जब आपकी बैटरी नई होती है तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है काफी कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आपकी बैटरी ओल्ड होती जाती है, पुरानी होती जाती है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, बिकॉज केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो काफी डिस्टर्ब हो चुका होता है एज पर जैसे हम जिसे यूज करते हैं, तो इंटरनल रेजिस्टेंस द सेल बढ़ जाता है। एक समय ऐसा आता है जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है, तो वहां पर आप देखिए फॉर्मूले में आई इंटू स्मॉल आर का फैक्टर बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं E इज हाँ, इक्वल प्रैक्टिकल में बैटरी जब ओपन सर्किट हो जाती है या वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करती है तो बैटरी जो खराबी का रीजन होता है ये हाई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली करंट बहुत फिर आपको जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। जैसे कम मान लीजिए मिलेगा। हाँ, जैसे 3 वोल्ट की बैटरी है तो हो सकता है ड्रॉप होके आपको 1 वोल्ट ही मिलना शुरू हो जाए, तो 1 वोल्ट फिर आपके किसी काम का नहीं होता है। तो ये रेजिस्टेंस कोई पैरामीटर्स है कि मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? क्योंकि बैटरी तो 2 वोल्ट है, फिक्स है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कोई फॉर्मूला होगा जिससे हम नहीं, उसकी फॉर्मूला लाइफ जान सके, लाइफ जान सके? एज मिनिमम एज पॉसिबल, एक ही वर्ड यूज करते हैं, एज मिनिमम एज पॉसिबल, क्योंकि आप इंटरनल रेजिस्टेंस कभी जीरो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका तो मटेरियल यूज वो तो जीरो हो ही नहीं सकता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो एज मिनिमम कंडीशन यही होती है कि कंडीशन एंड क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल यूज। एग्जैक्टली। यस। हाँ हाँ ओके सर। हाँ जी, आगे चलें प्लीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद रेजिस्टेंस को हम क्लब कैसे करते हैं, सीरीज और पैरेलल, तो वो बेसिक चीजें हैं, वो आपको उम्मीद करता हूँ ये सब आपको पता ही है कि सीरीज में हम अगर रेजिस्टेंस लगाते हैं तो सीरीज में क्या होता है, करंट हमारी सेम होती है और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस डिफरेंसेस क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। तो सीरीज का एक ही खास बात है कि सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस करंट सेम होगा, ठीक, जबकि पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज सेम होगा। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं टू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो सीरीज में है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब वो पैरेलल में है। तो सीरीज में जब वो रेजिस्टेंस है तो एक बार जरा सीरीज कॉम्बिनेशन देख लें, इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं प्लीज जल्दी से, इसमें कोई बहुत टेक्निकल नहीं है। सीरीज में हम सिंपली ऐड कर देते हैं रेजिस्टेंसेस को। एक बार देख लीजिए जल्दी से। चले आगे। ऐसे ही आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कुछ पैरेलल कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देख लीजिए, 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 and so on। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रखना है सभी एलिमेंट्स में। ठीक है, बताइए।
ठीक है, आगे चलते हैं प्लीज। हाँ, अगला जो टॉपिक है इसमें वो है फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को स्टेटमेंट से ही हम देखना शुरू करते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू लूप। मैग्नेटिक फ्लक्स समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है पहले। मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, जिसको हम फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई से सिंपल, इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। ठीक है, किसी पर्टिकुलर किसी गिवन एरिया से क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, और ए क्या है, एरिया वेक्टर। ठीक है जी, तो यहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ, फैराडे ने क्या देखा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, आपने फैराडे का एक्सपेरिमेंट थोड़ा पढ़ा होगा कि फैराडे एक लूप, एक्चुअली लूप एक सर्किट बना के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे थे, और उस मैग्नेट के आगे पीछे से करने से, फास्ट मूव करने से उन्होंने वहां पर देखा जो गैल्वेनोमीटर था सर्किट में उसमें डिफ्लेक्शन हुआ, और उसके हिसाब से उन्होंने समझ लिया कि मैग्नेटिक एक्टिविटी इनपुट, अगर हम मैग्नेटिक इनपुट डालते हैं तो उससे हम इलेक्ट्रिकल टर्म्स जैसे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ध्यान से फिर से मैं बता दूं, फैराडे का जो ये एक्सपेरिमेंट था, इस हम नॉर्मली जानते हैं कि करंट अगर पास होती है तो करंट के पास होने से मैग्नेटिक फील्ड एराइज होता है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, मैग्नेटिक क्वांटिटी है। तो इनपुट क्या हुआ आपका करंट, आउटपुट क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटिटी। तो फैराडे ने कहा क्या उल्टा पॉसिबल है कि इनपुट हमारा हो जाए मैग्नेटिक क्वांटिटी और आउटपुट मिल जाए करंट या करंट पोटेंशियल डिफरेंस, ऐसा कुछ मिले। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया और वो सक्सेस भी हुए इसमें कि उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक क्वांटिटी दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स को इनपुट बनाया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक क्वांटिटी को इनपुट बनाया और आउटपुट क्या मिला उनको, इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट इज ईएमएफ। ईएमएफ क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इससे पता चला कि भाई वाइस वर्सा भी ट्रू है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनपुट तो आउटपुट अगर मैग्नेटिक क्वांटिटी है, तो उल्टा भी सही है कि मैग्नेटिक क्वांटिटी अगर इनपुट है तो आउटपुट आपका क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। तो इसी के लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव। नेगेटिव जो आया ये केवल और केवल डायरेक्शन के लिए आया है। ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, किधर से किधर फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। बाकी जो रियल मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई बी बाई डी टी, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स आगे माइनस साइन लगा लेना, इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इसमें जरा देख लीजिए। अब अगर मान लीजिए जो कॉइल आपकी है वहां पर n नंबर, कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने हैं, 1 टन 2 टन, कॉइल तो समझ गए ना, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन 5 टन, इफ n नंबर ऑफ टर्न्स आर देयर तो इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी माइनस n मल्टीप्लाई हो जाएगा डी फाई बी बाई डी टी, आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, इफ द सर्किट is a coil consisting of n loops of the same area and if phi b is the flux through the loop, one loop, ठीक है, and EMF is induced in every loop, thus total induced EMF in the coil is given by expression E is equal to minus n d phi by dt। ठीक है, differentiation of flux, magnetic flux with respect to time। The negative sign in our equation is ऑफ इंपॉर्टेंट फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, उसका केवल फिजिकल सिग्निफिकेंस है कि जो करंट है वो किस दिशा में फ्लो करेगा। अब आगे नीचे आते हैं, कुछ नोट्स हैं, इसको पढ़ते हैं समझते हैं। नोट दैट फॉलोइंग पॉइंट्स रिगार्डिंग फैराडे लॉ। पहला है, एज वी हैव सीन इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, डी फाई बाई डी टी होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, डी फाई इज जीरो, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो, देन ईएमएफ विल नॉट बी देयर। ठीक है,
और इसीलिए फ्लक्स का चेंज होना, समय के साथ फ्लक्स का चेंज होना वो इंपॉर्टेंट है. As we see, induced EMF is produced only when there is a change in magnetic flux passing through a loop. The flux passing through loop is given by phi is equal to Bs cos theta. ठीक है, Bs cos theta. तो B वेक्टर डॉट S वेक्टर, S क्या है? एरिया वेक्टर, एरिया ऑफ द लूप. ठीक है, तो फ्लक्स क्या होगा? डॉट कैसे ओपन करते हैं? Bs cos theta से. थीटा क्या होगा? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर. ठीक है, दस फ्लक्स कैन बी चेंज्ड. कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर फ्लक्स फाई को चेंज करना है तो बी को चेंज कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं. बी की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हैं. बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है. ठीक है, एस एरिया को कम कर सकते हैं. लूप का एरिया छोटा बड़ा कर सकते हैं. यस, कर सकते हैं. एंगल बिटवीन बी और एस को भी चेंज कर सकते हैं. तो तीनों चीजों को चेंज करके हम एक तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ कि आपको जैसे ही जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता रहेगा. ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको पढ़ लें, यहां तक हाईलाइटेड क्वेश्चन. पहला पॉइंट पूरा पढ़ लें एक बार प्लीज, जल्दी से. बताइए भैया, कोई इसमें कोई दिक्कत, कोई इशू है तो एक बार डिस्कस करने के लिए तैयार है अपने. भैया एक बार बोलना पड़ेगा. सर क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे थोड़ा वो भी बताते जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर. ऐसा मैं एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में आप शेयर कर दूंगा. इसमें देखिए, अब इसमें तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे फ्लक्स से रिलेटेड आ गए कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है, फ्लक्स. और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है जो मैं क्वेश्चंस आपको शेयर करवा दूंगा. ठीक है, बीच बीच में इसमें क्वेश्चंस पड़े हुए थे, मैंने काफी क्वेश्चंस निकाल दिए टाइम के इसके कारण, अदरवाइज तो क्वेश्चंस थे ही. और मैंने अपना नंबर शेयर किया हुआ है. आप जैसे पेपर सॉल्व करते हैं एनी टाइम आप क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली भेज सकते हैं. मैं मतलब अगर सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे जरूर रेस्पॉन्ड करूंगा. पूरा जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं वो तो आपके पास होंगे ना? हाँ है सर. हाँ, तो प्लीज पेपर जरूर सॉल्व करिए. देखिए एलडीसी का एक ही गुरु मंत्र है कि आप पेपर बहुत सारे सॉल्व करके जाइए. पुराने पेपर्स मोस्टली जो हैं वो पुराने पेपर से ही क्वेश्चंस उसको ही मॉडिफाई करके और उसी के आसपास क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो फिर मैं आगे चलता हूँ. इस बार नायर लेगा तो वही सेम क्वेश्चन मतलब आएंगे क्या? आप चेंजेस ये मान के चलिए कि अगर आपने जैसे बहुत सारे कई रेलवेज के आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन का पैटर्न तो सेम ही होगा. ठीक है, उसमें मतलब जो लेवल है वो लेवल उससे टफ तो नहीं जा सकते किसी भी हालत में. और टफ एलडीसी का पर्पस टफनेस बढ़ाना नहीं है, बस आपका एक तरह से सभी टॉपिक्स आपको एक तरह से आइडिया हो, आप भूले नहीं हो. ठीक, और कोर जो आपका है वो कोर आपका मेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा. बाकी फिजिक्स या स्टोर्स या तो आपके लिए सेकेंडरी है, लेकिन हाँ सेकेंडरी से कई बार रैंक चेंज हो जाता है. मैक्सिमम क्वेश्चन करिए और जो भी रीडिंग मटेरियल है लगातार पढ़ते रहिए.
चीजें काम करेंगी। ठीक है, कि क्वेश्चन एक ही रहेगा हाँ जी, सर, अलग अलग रेलवे के लिए क्वेश्चन अलग रहेगा कि क्वेश्चन एक ही रहेगा? देखिए अभी तो नायर ने ऐसा कुछ नहीं मतलब डिक्लेयर किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पेपर सेंट्रलाइज ही होगा। पेपर एक ही, जो कि एक ही टाइम पर एग्जाम होने वाला है, तो पेपर तो एक ही रखेंगे ये लोग। ये आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, सेम टाइम में ये पेपर भेज देंगे जहां पर भी सेंटर होगा। तो पेपर ऑल ओवर इंडिया एक ही रहने वाला है। ओके सर। तो ये थोड़ा थियरी पार्ट है, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये जो ये वाला सेकेंड पॉइंट है, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं आपके साथ। इस पर क्वेश्चंस आते हैं सेकेंड पॉइंट पर। यहां पर आप सेकेंड पॉइंट में देख सकते हैं कि हमने ई का फॉर्मूला देखा था। ई इज इक्वल टू क्या था, माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। लेकिन अगर ई को हम आर से डिवाइड कर दें तो ई बाई आर क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला हो जाता है। किसका हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट। व्हेन द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ लूप इज चेंज्ड and induced EMF and hence a induced current is produced in the circuit। अगर R जो है सर्किट का रेजिस्टेंस है, देन इंड्यूस्ड करंट का फॉर्मूला होगा I is equal to E by R, that is induced EMF divided by resistance। ये हो जाएगा 1 by R ब्रैकेट में माइनस d5b by dt। ये ध्यान रखिएगा। एक और चीज है, अगर कोई पूछे कि भाई इस प्रोसेस में इंड्यूस चार्ज कितना होगा, तो इंड्यूस चार्ज dq इज इक्वल टू आई इंटू डी टी होगा। q इज इक्वल टू क्या था, i इज इक्वल टू क्या था, q बाई टी था। तो dq यहाँ पर i इज इक्वल टू dq बाई dt था, इसलिए dq इज इक्वल टू i इंटू dt हो जाएगा। तो dt जब आएगा तो ये dt कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 बाई आर ब्रैकेट में माइनस डी फाइव बी ओनली। ध्यान रहे कि अगर आपसे क्वेश्चन एक इसमें आता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड चार्ज, इन तीनों में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए इंड्यूस्ड ईएमएफ में d5b बाई dt था तो टाइम पर डिपेंड करेगा। इंड्यूस्ड करंट में d5b बाई dt अगेन है तो टाइम है वहां पर। लेकिन dq में i dt इज इक्वल टू 1 बाई आर ब्रैकेट में माइनस d5 है, यहाँ पर d5 बाई dt नहीं है। इसका मतलब इंड्यूस्ड चार्ज डजंट डिपेंड ऑन द टाइम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर दीज इक्वेशन वी कैन सी I and E आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा t while dq इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। ठीक है, तो इफ इन इट डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स नॉट द टाइम टेकन ऑन इट। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है कि डायरेक्शन का क्या है। तो डायरेक्शन वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये नोट में छोड़ दूंगा सर के साथ, आप शेयर करवा लीजिएगा, लंबा टॉपिक है। और अगर पूछे भाई डायरेक्शन किससे दिया जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन किससे दिया जाएगा, वो है लेंज लॉ से दिया जाएगा। वो जो माइनस साइन था ना, वो लेंज लॉ के सपोर्ट में है। ठीक है, अच्छा लेंज लॉ जो है वो, अगर कोई पूछे कि भाई लेंज लॉ किस बेसिक लॉ को सपोर्ट करता है, तो ये बेसिक जो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है इसको सपोर्ट करता है। लेंज लॉ एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ को सपोर्ट करता है। इसका स्टेटमेंट क्या है लेंज लॉ का, द डायरेक्शन एट एनी मैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट इज सच दैट इट अपोज टू कॉज द इफेक्ट। ठीक है, मतलब अगर यहां पर समझने की कोशिश करिएगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन वो वाला डायरेक्शन होगा जिससे कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है उसका अपोज हो सके। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है, थोड़ा समझने के लिए थोड़ा और ज्यादा टाइम चाहिए, तो आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। बस खाली मेरे हिसाब से इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका अगला टॉपिक है पावर इन एसी सर्किट। आप जल्दी से एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, कहां तक, यहां तक, फिर मैं बताता हूं। जो मैंने हाईलाइट किया है इतना एक बार मैथमेटिकली समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आगे बात करता हूं।
पावर का बेसिक फॉर्मूला होता है V इंटू आई। एसी सर्किट में या डीसी कहीं भी हो, पावर का हमेशा फॉर्मूला वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट होता है, ठीक है। अच्छा, एक और मजे की बात है, एसी सर्किट में जो आपकी करंट होती है वो क्या होती है, वो साइनोसॉइडल होती है। साइनोसॉइडल का मतलब साइन या कॉस के फॉर्म में होती है। तो मान लीजिए आपका वोल्टेज V जो है, सपोज इन एन एसी वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय एंगल फाई। अच्छा, यहाँ पर मजे की बात है, ये सब थोड़ा आपको और डिटेल में समझना होगा। तो अभी हमने करंट वोल्टेज को क्या लिया है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, ओके। और करंट हमने क्या लिया है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहां पर हमने जो माइनस फाइव लिया है, यहां पर फेज में वोल्टेज का फेज क्या है, ओमेगा टी, और करंट का फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपका जो करंट है वो लैग कर रहा है कितने डिग्री से, 5 डिग्री से। किसके रेस्पेक्ट में, वोल्टेज के रेस्पेक्ट में। तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, वोल्टेज लीड कर रहा है कितने एंगल से लीड कर रहा है, 5 एंगल से लीड कर रहा है, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में लीड कर रहा है, करंट के रेस्पेक्ट में लीड कर रहा है, ठीक है। तो पावर जो होता है, इंस्टेंटेनियस पावर इन दिस केस विल बी वी नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, इसको हमने सॉल्व किया, इतना बड़ा सा टर्म आएगा। उसके बाद एवरेज लेंगे, ठीक है, एवरेज एक साइकिल में लेंगे। एवरेज लेने का ये तरीका होता है, नीचे फॉर्मूला है, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये सब इतना डिटेल में आपको नहीं जानने की जरूरत है। और फाइनली इस तरह से जो एवरेज पावर इन वन साइकिल आएगा, नीचे फॉर्मूला मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है एवरेज पावर का मतलब दोनों तरफ ब्रैकेट है, P in one cycle is equal to VRMS into IRMS into cos phi. VRMS IRMS into cos phi. VRMS IRMS into cos phi. Here term cos phi is known as power factor. Phi क्या था, phi वो वाला एंगल था जिससे करंट क्या कर रहा था, लैग कर रहा था, किससे, वोल्टेज से, या वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से, phi वो वाला एंगल था, ठीक है, समझ में आ गया। तो cos phi जो होगा वो पावर फैक्टर कहलाएगा, और पावर फैक्टर आपकी कोर्स में है, ठीक है, इज नोन एज पावर फैक्टर। इट इज सेड दैट लीडिंग, इट इज सेड टू बी लीडिंग इफ करंट लीड्स वोल्टेज, ठीक है। पावर फैक्टर लीडिंग होगा अगर आपकी करंट लीड कर रही है वोल्टेज से, लैगिंग होगा इफ करंट लैग्स द वोल्टेज, ठीक है। पावर फैक्टर आपका लीडिंग कहलाएगा अगर करंट लीड कर रहा है, और अगर वोल्टेज लीड कर रहा है तो वो लैगिंग कहलाएगा, ठीक है। 10 पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग मींस, अगर कोई बोलता है कि पावर फैक्टर 0.5 लैगिंग है तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट लैग्स द वोल्टेज बाय 60 डिग्री। 0.5 का मतलब 1/2 कॉस 1/2 कहाँ आएगा, 60 डिग्री पर आएगा, ठीक है। इट मींस ये इसका फिजिकल मतलब है, ये जरा समझ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। The power factor 0.5 lagging means the current lags the voltage by 60 degree. The product of VRMS and IRMS gives the apparent power, ठीक है, while the true power is obtained by multiplying apparent power by power factor, ठीक है। अगर हम केवल VRMS into IRMS करते हैं तो उसको हम apparent power बोलते हैं, और अगर true power चाहिए तो आपको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्रू पावर इज इक्वल टू apparent power into पावर फैक्टर, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या होगा, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, देयर इज नो लीड एंड लैग, ठीक है। द पावर इज दस मैक्सिमम, उस समय पावर क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक, कितना होगा, VRMS इंटू IRMS, ठीक है, ओके। फॉर फाई 90 डिग्री, अगर फाई की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 0 होता है, द पावर विल बी 0, द करंट is then stated as wattless। और उस समय जब आपकी पावर 0 हो गई, मतलब करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल कितना हो गया, पाई कितनी होगी, 90 डिग्री, तो पावर क्या होगी, 0 हो गई। तो लेकिन पावर 0 होने का मतलब ये नहीं कि करंट सर्किट में नहीं होगा, और उस करंट को उस समय हम क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट, क्या बोलते हैं, वॉटलेस करंट। तो वॉटलेस करंट ध्यान रखिएगा, वॉटलेस करंट कब होता है, जब
जो फेज होता है इसमें वोल्टेज में और करंट में 90 डिग्री पर हो जाए, ठीक है। सच अ केस विल अराइज व्हेन रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज 0, और ये तब होगा जब आपकी जो रेजिस्टेंस है सर्किट की वो 0 हो जाए, ठीक है। रेजिस्टेंस 0 होने का मतलब ये नहीं कि उसका इंपीडेंस 0 हो गया, ठीक है। इंपीडेंस का जो एसी में बेसिक फॉर्मूला होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ठीक है। तो सर्किट जब आपका रेजिस्टिव सर्किट रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो आपकी सर्किट जो होगी वो प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक बार जल्दी से फिर से एक बार देख लें और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। बताइए कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है इसमें? भैया किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। प्लीज, ठीक है, कंटिन्यू करें। नो सर। ओके, थैंक यू प्लीज। अगला जो टॉपिक है हमारा वो इलेक्ट्रिक जनरेटर है, या जिसको हम डायनमो और डायनमो, ठीक है। अच्छा, डायनमो क्या होता है? नॉर्मली अपने समझते हैं कि डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे लोकल जो हमारी ट्रेन्स होती हैं उसमें भी जो लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था होती है वो डायनमो बेस्ड होती है। उसमें वी बेल्ट वगैरह लगा देते हैं, मूवेबल पार्ट्स होते हैं, वो मूव करते हैं, एक्सेल वगैरह मूव ही कर रही होती हैं। तो उस मैकेनिकल एनर्जी को मोशन के कारण जो रोटेशन हो रहा है, जो मोशन हो रहा है, ठीक है, ट्रांसलेटरी पार्ट तो मतलब ट्रांसलेशन तो होता ही है, साथ में जो रोटेशनल पार्ट है, रोटेशन भी एक तरह से मोशन है, ठीक है। वहां से जो मैकेनिकल एनर्जी हम हार्नेस करते हैं और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो डायनमो के थ्रू हम क्या करते हैं? डायनमो एक तरह से ट्रांसड्यूसर हुआ। क्या हुआ? ट्रांसड्यूसर हुआ, जो कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा, ये होता क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल रोटेटिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें बेसिक जो कंपोनेंट होता है, एक कॉइल होता है, आर्मेचर पर एक कॉइल रखते हैं, वो कॉइल रोटेट करता है, ठीक है। वो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उसके रोटर, उसके शाफ्ट को हम कहीं ना कहीं एक्सेल से या किसी और पार्ट से ट्रेन में कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि एक्सेल वगैरह लगातार रोटेट करते रहते हैं, तो भी उसका जो पार्ट है, शाफ्ट है, वो भी रोटेट करेगा। तो इससे हम क्या करते हैं? रोटेटिंग कॉइल को प्रमोट कर लेते हैं या बना लेते हैं एक रोटेटिंग कॉइल, और उसको कहाँ रोटेट कराते हैं? इन मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर दोनों तरफ एक चैम्बर में ही सिस्टम बनाते हैं, उसमें मैग्नेट हो, नॉर्थ साउथ पोल्स हो। रोटेटिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होगी। ड्यू टू रोटेशन ऑफ द मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट चेंजेस। तो क्या चेंज होता है उससे? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कॉइल के साथ जो लिंक हो रहा है वो लगातार चेंज होता है, और उसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है, जैसे अभी आपने फैराडे लॉ में पढ़ा। तो एक्चुअली जो डायनमो है ये एक एप्लीकेशन है फैराडे लॉ का। तो सोचिए, फैराडे लॉ बहुत वास्ट एरिया में इसका यूज है, ठीक है। फैराडे लॉ को यूज करके वी कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश किया है, सपोज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 प्लेन ऑफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो कॉइल का प्लेन है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। यहाँ इस फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया गया है ये गोइंग इनटू द प्लेन है, मतलब पेपर प्लेन से अंदर की तरफ जा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉइल है उसका प्लेन वो क्या है? वो परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, ध्यान रखिएगा,
फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज इक्वल टू एन, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ए क्या है एरिया ऑफ द कॉइल, और कॉस ओमेगा टी, ओमेगा क्या है एंगुलर स्पीड ऑफ द कॉइल, ठीक है, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस d∅/dt, अभी हमने देखा था फैराडे लॉ में। तो इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, हमें किसको कॉस ओमेगा टी को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी का होता है, क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू अगेन ओमेगा, दैट इज माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस एक ऑलरेडी माइनस पहले से कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बना E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक है, एन बी ए ओमेगा, ठीक है, एन बी ए ओमेगा को हम ई नॉट बोलते हैं। ई नॉट क्या हो गया, ईएमएफ, सॉरी ई नॉट क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया, किसका, ईएमएफ का, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एम्पलीट्यूड हो गया। तो और फिर आ गया साइन ओमेगा टी, ठीक है, ई नॉट क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना ईएमएफ जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक डायनमो भी छोटा सा है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको, ये इतना वाला पोर्शन जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लें इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में, फिर आगे बात करते हैं अपने। जैसे आपने देखा डायनमो, डायनमो के जस्ट उल्टा काम है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का, ठीक है, ठीक है। डायनमो और इलेक्ट्रिक जनरेटर वो एक कैटेगरी की चीजें हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका दूसरी कैटेगरी की चीज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर्स आर डिवाइसेस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। बहुत जगहों पर मोटर का एप्लीकेशन है, ठीक है। यूजुअली इट फॉर्म्स of rotational motion, in form of rotational motion, ठीक है। In simple terms, they are devices that use electrical power to generate motive power, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो होते हैं वो बहुत वाइड, आपका बहुत वाइड इनका रेंज है। हमारी ट्रेन वगैरह भी आजकल इसी इलेक्ट्रिक मोटर के बिहार पर चल रही है। आपके देखो ना, बड़े बड़े आजकल जो डीजल इंजन है वो रिप्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रिक इंजन से, ठीक है। उसमें सारे में सब ट्रैक्शन मोटर्स का ही काम है, नाम सुना होगा ट्रैक्शन मोटर। तो वही उन्हीं मोटर्स को यूज करके हम अपनी ट्रेन को संचालित कर रहे हैं आजकल, ठीक है। आवाज क्लियर है, आवाज में कोई दिक्कत तो नहीं? हाँ सर, आवाज क्लियर है, ठीक है। तो अब यहाँ से, not only do electric motors provide a simple and effective mean of generating high level of drive outputs, but they also easy to make smaller, allowing them to incorporate into machinery and equipments. Also, as a result, they are found in wide variety of applications in both industry and daily life. मोटर आपने देखा होगा, हर घर में मोटर है, आज खिलौने टॉयज में भी मोटर आता है, ठीक है। तो मोटराइज चीजें हैं, जितनी भी चीजें आप देख लो, सब ड्रोन वगैरह भी सब मोटर से ही एक तरह से उन्हीं से चलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। डू यू रिमेंबर बीइंग टॉट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एट द स्कूल, ठीक है। ये सब अभी भी इतना नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देख लीजिए, इलेक्ट्रिक मोटर्स आर एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल, किसके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड विद द फोर्स जनरेटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू कॉइल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग मोटर शाफ्ट टू रोटेट, ठीक है। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल टेल्स अस दैट, क्या कहता है, दैट अपवर्ड फोर्स इज जनरेटेड व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन द मैग्नेट, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल में हम 3 उंगलियां, आपका थंब, अंगूठा और 4 फिंगर और मिडिल फिंगर, ये तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि अगर करंट
और मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखते हैं, मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं, तो और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो तीसरा जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है थंब, वो क्या शो करेगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक फिगर है, फिगर में करंट है, पॉजिटिव इधर से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ के बीच में, कंडक्टर बीच में प्लेस्ड है, फोर्स किधर लग रहा है कंडक्टर पर? ऊपर की तरफ। ठीक है, आप इसको आप देख सकते हो अच्छे से ना। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल पर ये काम करता है। ठीक है, हाउ, अब उसके बाद हाउ रोटेशन इज अचीव्ड इन एन इलेक्ट्रिक मोटर इन केस ऑफ ब्रश्ड डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। जो डीसी मोटर है, अगर मान लीजिए और ब्रश, कार्बन के ब्रशेस लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल दिस फोर्स कैन बी यूज्ड टू सस्टेन कॉन्टिन्यूअस रोटेशन बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इन ईच हाफ टर्न ऑफ द कॉइल। ठीक है, ये तो अब उसको कम्यूटेटर्स वगैरह बोलते हैं, ये तो मतलब आप देख सकते हैं इसको, कभी वीडियो वगैरह भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें आप यहाँ पर देख लो, फिगर नीचे है, 2 ब्रशेस हैं यहाँ पर, ये कार्बन के ब्रशेस हैं, कॉन्टैक्ट की तरह यूज हो रहे हैं। आपकी कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। ठीक है, और ये दोनों यहाँ से इलेक्ट्रिक उससे डेराइव हो रहा है। ठीक है, और आपका ये लगातार आपका जो शाफ्ट कॉइल घूम रहा है। ठीक है, और इस घूमने वाले कॉइल से हम क्या करते हैं? रोटेशनल मोशन हार्नेस कर सकते हैं। ठीक है, एक बार जरा जल्दी से थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लीजिए, और मोटर एंड जनरेटर, टाइप ऑफ मोटर के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए जल्दी से, इसको थोड़ा, इतना पोर्शन आप पढ़िए ना जल्दी से। हाईलाइटेड वाला। इसमें आई थिंक कुछ है नहीं, आप इसको पढ़ लीजिएगा, एग्जाम आपने दिया है यहाँ पर। उसके बाद एसी मोटर क्या होता है, सिंगल फेज, 3 फेज। ठीक है, ये देख सकते हैं। यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर भी देख सकते हैं, ड्रिल वगैरह यूज करते हैं, वाटर पंप में यूज करते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव में भी मोटर होता है छोटा सा, वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, हर जगह मोटर की तो जरूरत होती है। ठीक है, और साथ में अपनी ट्रेन तो चलती है मोटर पर। ठीक है, ट्रैक्शन मोटर पर। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है ट्रांसफार्मर। जल्दी से मैं बता देता हूँ ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है। ट्रांसफार्मर इज स्टैटिक डिवाइस यूज्ड ईदर टू रेज और लोअर द वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई विद अ करस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर पावर हाउसेज में, जहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेट होता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई वोल्टेज में जनरेट होती है, और उस हाई वोल्टेज को हम जो सिटी तक या जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहाँ तक हम भेजने के लिए ना, वो बहुत उपयुक्त नहीं होती, क्योंकि उसमें जो आपका आयरन लॉस वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस वोल्टेज को सूटेबल वोल्टेज तक लाना होता है। क्या करते हैं हम लोग, उसको सूटेबल वोल्टेज तक लाते हैं। सूटेबल वोल्टेज का मतलब होता है कि एक ऐसी वैल्यू, अच्छा करंट भी अगर बहुत ज्यादा होगा तो भी लॉस होगा, क्योंकि आई स्क्वायर आर लॉस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सूटेबल वोल्टेज तक हम लाते हैं। ठीक है, और उस वोल्टेज तक लाने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर 2 तरह का होता है, एक स्टेप अप और दूसरा स्टेप डाउन। अगर वोल्टेज आप किसी गिवन वोल्टेज से वोल्टेज बढ़ाना हो तो स्टेप अप यूज करेंगे, और किसी गिवन वोल्टेज से वोल्टेज कम करना हो तो उसे स्टेप डाउन वोल्टेज करेंगे। ठीक है, उसे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन में समझ लेते हैं, 2 साइड होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है,
जो एनपी है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड हो गई, एनएस क्या है नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी साइड हो गई, इनपुट वोल्टेज जो वीपी होती है, ठीक है, और आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो वीएस होती है। तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि ES डिवाइडेड बाई EP इज इक्वल टू NS डिवाइड बाई NP। ES सेकेंडरी वोल्टेज डिवाइड बाई प्राइमरी वोल्टेज इज इक्वल टू NS नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इस फॉर्मूले को यूज कर सके आप, मतलब वाइंडिंग को समझ के, नंबर ऑफ वाइंडिंग्स को चेंज कर सके आप वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हो। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग को कम ज्यादा करके आप वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हो, ES बाई EP के रेशियो को चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और NS बाई NP को हम ट्रांसफार्मर रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर रेशियो के हिसाब से ही वोल्टेज को कम या ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने हाईलाइट किया है, इफ NS इज ग्रेटर देन NP देन ES सेकेंडरी पर वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज है, वो ज्यादा होगा EP से, तो इसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और NS अगर कम है NP से देन ES विल बी लेस देन EP, और उस केस में VS जो है वो कम हो जाएगा VP से, प्राइमरी से, ठीक है। दिस कॉल्ड स्टेप डाउन। प्राइमरी हमारा इनपुट है और सेकेंडरी हमारा आउटपुट, ठीक है। बस बाकी ज्यादा कुछ है नहीं ट्रांसफार्मर में। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर देख सकते हैं, ठीक है, बहुत जगहों पर, हर जगह इसका यूज होता है, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में अपने जाएंगे नहीं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनको क्वेश्चंस को भी सर से लेके ट्राई कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का बेसिक पर्पस क्या होता है कि AC को DC में कन्वर्ट करना, AC को DC में कन्वर्ट करना। तो जनरली आज की डेट में सारा जो है सेमीकंडक्टर बेस्ड रेक्टिफायर है। हम इसमें PN जंक्शन यूज करते हैं। सबसे जो सिंपल होता है वो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। AC तो आप समझ गए होंगे, जो पहला ग्राफ है ये वाला AC का है, आप इनपुट वोल्टेज देख सकते हैं। इसमें अगर नेगेटिव नीचे साइड जो लोब है वो, उसको हम डिस्कार्ड कर पाते हैं, उसको हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से PN जंक्शन से ये चीज आपको मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा, हाफ वेव रेक्टिफायर वगैरह उतना ज्यादा यूज नहीं होता है, फुल वेव रेक्टिफायर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पर देख सकते हैं। जो नेगेटिव साइड पहले वाले ग्राफ में आप देखें, नेगेटिव वाला साइड आउटपुट वोल्टेज में क्या हो गया था, ये कुछ था ही नहीं, मतलब फिनिश हो गया था। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, क्या हुआ, नेगेटिव वाला साइड आउटपुट में इन्वर्ट हो गया। तो कॉन्टिन्यूअस ऊपर ऊपर आपको सिग्नल्स मिलते रहेंगे। आप इसमें 2 डायोड यूज करते हो, D1 और D2, और जो टैपिंग है इसको सेंट्रल टैपिंग करते हो। CT यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हो, प्राइमरी सेकेंडरी, और बीच में CT यूज किया है, सेंट्रल टैपिंग यूज किया है, ठीक है। तो इसको आप जरा एक बार फॉलो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट है फुल वेव रेक्टिफायर। मैं जस्ट आपको सजेस्ट करता हूँ, ये जो मैंने हाईलाइट किया है ये पोर्शन आप रीड आउट कर ले प्लीज, जल्दी से। हाँ,
ठीक है, तो ये आपको जरा एक बार रीड करना है। दूसरे तरह का जो है फुल रेक्टिफायर, वो ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 4 डायोड यूज होते हैं, ब्रिज की तरह यूज होता है। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बस बाकी कुछ खास है नहीं इसमें। रिलेज हैं तो रिलेज तो आप बेहतर जानते हो। रिले क्या होता है? एन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच होता है। रिले तो आप मेरे से बेहतर जानते हो, क्यू सीरीज वगैरह आप लोग यूज करते हो। ठीक है, किस लिए यूज करते हो बेहतर तरीके से आप जानते हो। ठीक है, फ्यूज क्या होते हैं? in electronics, in electrical energy, fuse in electrical safety device that operates to provide overcurrent protection of an electric circuit. ठीक है, essential component is a metal wire or strip and melts when too much current flows through it. ठीक है, thereby stopping or interrupting the current. ठीक है, it is a sacrificial device. Once a fuse has operated, it has an open circuit. ठीक है, and must be replaced or rewired. ठीक है, तो ये बिल्कुल आप समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा होता है सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर भी आपके करिकुलम का पार्ट है। सर्किट ब्रेकर इज एन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइस डिजाइन टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल circuit from damage caused by overcurrent or short circuiting. Its basic function is to interrupt circuit flow to protect equipment and to prevent the risk of fire. Unlike fuse, which operates once and then must be replaced, the circuit breaker can be reset. इसको बार बार आप reset कर सकते हैं। Feedback system पर काम करता है ये, to resume the normal operation. ठीक है, तो more or less काम तो एक जैसा ही कुछ लग रहा है, बट इसमें सर्किट ब्रेकर थोड़ा ज्यादा एडवांस है। सर्किट ब्रेकर्स कैन मेड in varying size, from small devices that protect low current circuits or individual household appliances to the large switch gear designed to protect high voltage circuit feeding and entire city. ठीक है, तो ग्रिड वगैरह में भी सर्किट ब्रेकर्स यूज होते हैं। तो कई ऑयल बेस्ड और बहुत दूसरा तरह का होता है, वैक्यूम बेस्ड भी होते हैं। द जेनरिक फंक्शन ऑफ सर्किट ब्रेकर और फ्यूज एज एन ऑटोमेटिक मीन ऑफ रिमूविंग पावर फ्रॉम फॉल्टी सिस्टम। ठीक है, जैसे ऑफन एब्रिविएटेड OCPD, मतलब ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, अब उसके बाद है लो वोल्टेज लेस देन, अगर 1000 वोल्ट है, ठीक है, टाइप, तो ये जनरली डोमेस्टिक यूज में होता है, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो इसमें हम यूज करते हैं सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। ठीक है, जिसमें अप टू 125 एम्पियर तक इसमें आपको मिलता है। और दूसरा है MCCB, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ये कहां तक काम करता है? 1600 एम्पियर तक ये आपको काम करता है। थर्मल एंड थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन। ट्रिप करंट में बी एडजस्टेड इन लार्ज रेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये आज का जो था लेक्चर मैं कंक्लूड करता हूं यहीं पर। और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मेरे भेज सकते हैं, मैं रेस्पॉन्स जरूर करूंगा। ठीक है, और आप आने वाले एग्जाम के लिए गुड लक टू ऑल। थैंक यू सर। Thank you. ओके, प्लीज, हाँ, टेक केयर, हाँ, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
आप जब भी बोलोगे सब मिल जाएगा, और वैसे वो YouTube चैनल पे भी डाल रहे हैं हम लोग। अच्छा डाल, तो मुझे लिंक जरा लिंक